हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आशीष झा और मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू आपको सोम पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन। इसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि लोड हो गया, हुक्स लॉ हो गए, मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, टाइप ऑफ स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, टाइप ऑफ स्ट्रेन हो गया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोड क्या होता है। जैसे कि लिखा हुआ है, force applied on a body are called load. Its unit is Newton. There are different types of load. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? लोड कहलाएगा। पुश और पुल क्या कहलाते हैं? फोर्स कहलाते हैं। जितने भी फोर्स हैं वो एक तरह से हम जब हम यहाँ पे फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इसे लोड कंसीडर करते हैं, लोड कहते हैं। तो जब हम अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पे हम टू टाइप्स ऑफ लोड पढ़ते हैं, और वो है डेड लोड एंड लाइव लोड। क्या होता है डेड लोड? कि मान लीजिए कि आपका एक छत है और यहाँ पे नीचे में आपके बीम लगे हुए हैं, तो ये जो छत है, जो ये लोड लगा रहा है आपके बीम के ऊपर, वो एक डेड लोड है। मान लीजिए कि एक रूम है जिसके अंदर बहुत सारे मशीन्स चल रहे हैं, तो ये मशीन्स जो लोड लगा रही है वो क्या? लाइव लोड है। मान लीजिए आप भी, अगर बहुत सारे आदमी आते हैं रूम के अंदर और जाते हैं, तो ये सब अलग अलग तरह के लोड लगाते हैं, और ये कह रहा था लाइव लोड। ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। जब हम बात करते हैं इसकी अफेक्ट्स के बेसिस पर में, तो जनरली 5 तरह के लोड होते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले वो है टेंसाइल लोड, उसके बाद कंप्रेसिव लोड, देन शियरिंग लोड, देन ट्विस्टिंग लोड एंड देन बेंडिंग लोड। तो मैं डिटेल में बताता हूँ क्या होता है हर एक तरह के लोड। जैसा कि टेंसाइल लोड की बात करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के दोनों फोर्स। तो क्या होगा कि ये बॉडी जो है वो इलोंगेट हो जाएगा, ये बॉडी इलोंगेट हो जाएगा, और इस तरह के लोड को कहेंगे टेंसाइल लोड। अब मान लीजिए कंप्रेसिव लोड की जब बात करते हैं, तो ये एक बॉडी है और इसके ऊपर हम यू फोर्स लगा रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि ये बॉडी कॉम्प्रेस हो जाएगा, ये बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस हो जाएगा और कहलाएगा, ये लोड क्या कहलाएगा? कंप्रेसिव लोड। ऐसे ही शेयरिंग लोड की जब हम बात करते हैं, शेयरिंग लोड की, तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये एक सरफेस है ऑब्जेक्ट का, और हम यहाँ पर में फोर्स लगा रहे हैं और इसको हम फिक्स कर दे रहे हैं, या तो फिर हम इधर से ही मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा? इसका एक सरफेस जो है, एक सरफेस जो है वो क्या करेगा कि स्लाइड कर जाएगा दूसरे सरफेस के ऊपर। ये वाला सरफेस ऐसे मूव हो जाएगा और ये वाला सरफेस ऐसे मूव हो जाएगा। इस तरह के लोड को क्या कहते हैं? शेयरिंग लोड। यानी कि लोड द लोड ड्यू टू विच वन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर द अनदर सरफेस इज कॉल्ड एज शेयरिंग लोड। वैसे ट्विस्टिंग लोड, यहाँ पे देखिए फिगर में, देखिए आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा फिगर में। ये देखिए शेयरिंग लोड में जो हम कह रहे थे, तो क्या हो रहा है कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये पहले ऐसा था, जब हम इधर से फोर्स लगाएं और इधर से ही फोर्स लगाएं तो ये थोड़ा सा स्लाइड हो गया। वैसे ही देखिए आप बेंडिंग लोड क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट था और इसको यूं ऐसे करके और इधर से भी बेंड कर दिया गया, ये बेंडिंग लोड है। ऐसे ट्विस्टिंग लोड या टॉर्जन कहते हैं जिसे। मान लीजिए कि एक शाफ्ट है, ऐसे करके एक शाफ्ट है ये, और ये फिक्स है सरफेस के साथ, और यहाँ पर हम इसको फोर्स लगा दे रहे हैं, तो क्या करते हैं कि हम ट्विस्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो क्या होगा ये इस तरह से अपने एक्सिस के अलॉन्ग ट्विस्ट हो जाएगा, और इसको कहते हैं ट्विस्टिंग लोड या टॉर्जन। ऐसे ऐसे ही हम आगे पढ़ते हैं स्ट्रेस क्या होता है। तो जैसे कि जानते हैं कि अगर यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ईजिली तो डिफॉर्म होगा नहीं, वो इस चीज़ को रेसिस्ट करेगा। रेसिस्ट कैसे करेगा? जैसे कि हम फोर्स लगाएंगे तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, इंटरनल फोर्स लगाएगा, तो इसको वो रेसिस्ट करेगा और कहलाएगा स्ट्रेस। यानी कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू लोड या force, it tends to undergo deformation, that is, change in its shape and size, but is try to resist it. Due to this, an internal force is developed inside the body called as stress. हाँ, जैसा मैंने भी समझाया कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी इस चीज़ को रेसिस्ट करेगा और इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाएंगे इसके अंदर, जो क्या कहलाएगा? स्ट्रेस कहलाएगा। अब जैसे हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस भी होंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ लोड अप्लाइड। यानी कि हम जिस तरह से लोड लगाएंगे बॉडी उसी तरह से उसको रेसिस्ट करेगा, और अलग अलग तरह के स्ट्रेस कहलाएंगे। यानी कि स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, बेसिकली स्ट्रेस जो है वो एक रेसिस्टिंग फोर्स है जो
रेसिस्ट करता है ऑब्जेक्ट अपने शेप को डिफॉर्म नहीं होने देने के लिए। अब मान लीजिए, चलिए हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर कह लो पास्कल। क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका ये एक एरिया है, ये अब क्या है कि यहाँ पर में हम फोर्स लगा रहे हैं, इस एरिया के ऊपर लगा रहे हैं, ये रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए ये एरिया है ए है, तो यहाँ पर में जो स्ट्रेस होगा दैट इज सिग्मा, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं। क्या होगा, ये होगा पी अपॉन ए, दैट इज न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कहलाता है स्ट्रेस। ऐसे ही स्ट्रेस बहुत तरह के होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस। चलिए देखिए टेंसाइल स्ट्रेस क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ऐसे करके ऑब्जेक्ट था और ऐसे फोर्स लगाया गया, तो क्या हुआ कि ये थोड़ा सा पतला हो गया और ये कुछ ऐसा हो गया, इलोंगेट हो गया पहले से ज़्यादा, ये कहलाता है टेंसाइल स्ट्रेस। इसके अंदर आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। ये इसको रेसिस्ट करना चाह रहे पर नहीं हो पा रहा है। पहले इसका लेंथ कितना था, पहले इसका लेंथ एल था, अब इसका लेंथ कितना हो गया एल प्लस डेल्टा एल, और फोर्स क्या लगाया हमने, पी लगाया, तो स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा होगा पी अपॉन में एरिया। एरिया जो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो ये है एरिया, ये ऐसे समझो, ये देखो ये वाला जो एरिया है जहाँ पर फोर्स लग रहा है वो एरिया, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। तो वही बात है, यहाँ पे ये एक डायग्राम से दिखाया गया है कि दो प्लेट हैं और वो एक बट जॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। दो प्लेट हैं और ये बट जॉइंट से यहाँ पे कनेक्टेड है। क्या हो रहा है कि हम यहाँ से भी फोर्स लगा दे रहे हैं और यहाँ से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये सरफेस इसके ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन बट जॉइंट इसको रेसिस्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस, और इसको जनरली हम टॉ से डिनोट करते हैं, टॉ, टॉ बराबर पी अपॉन ए, ओके। ऐसे कंप्रेसिव स्ट्रेस जस्ट लाइक टेंसाइल स्ट्रेस, बस होता क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेस में कि टेंसाइल स्ट्रेस में हम दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, और कंप्रेसिव स्ट्रेस में हम दो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ओके, या एक दूसरे के टुवर्ड्स फोर्स लगाते हैं, और कोई नहीं। अब हाँ, एक चीज़ और होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है कि लेंथ डिक्रीज होता है, एल माइनस डेल्टा एल, जबकि उसमें क्या होता है टेंसाइल में लेंथ इंक्रीज करता है। वैसे टॉर्जनल स्ट्रेस मैंने समझाया था साफ साफ के एग्जाम्पल से आपको, अभी भी समझाया है कि ये है साफ, और ये देखो इसको इसको ट्विस्ट कर दिया गया है, ये कहलाता है टॉर्जनल स्ट्रेस। बट हम जो फोकस करने वाले हैं इन्हीं सब टॉपिकों पे फोकस करने वाले हैं। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी जगह पूछा जाता है, क्योंकि जब भी हमारा सिलेबस होता है उसमें तो ये नहीं होता है, बट बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत जगह पूछे जाते हैं। क्या होता है थर्मल स्ट्रेस, कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है यू ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और हमने क्या किया कि इस सरफेस को इसको ऐसे एकदम टाइटली होल्ड कर दिया, और इस सरफेस को भी, यानी कि अब ये अपना शेप चेंज नहीं कर सकता, और हम यहाँ से ना हीट दे रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं। इसके कारण क्या होगा, हीट जब हम देंगे तो वो पिघलने की कोशिश करेगा, इलोंगेट होने की कोशिश करेगा, लेकिन जब ये नहीं हम होने दे रहे हैं तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, जो क्या कहलाएगा, थर्मल स्ट्रेस। बस ये व्हेन अ बॉडी इज हीटेड और कूल डाउन देन इट ट्राइज टू चेंज इट्स डायमेंशन, बट इट इज not allowed to change its dimension, then stress is developed inside it called as thermal stress. ऐसी बेंडिंग स्ट्रेस है कि स्ट्रेस प्रोड्यूस टू रेसिस्ट द बेंडिंग मोमेंट, जैसे कि बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए जो भी स्ट्रेस सॉरी जो इंटरनल फोर्स लगाता है बॉडी, वो कहलाता है बेंडिंग स्ट्रेस। अब हम बार बार मैं बता रहा था स्ट्रेन की बात कर रहा था, स्ट्रेन की क्या होता है, स्ट्रेन ये ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स लगाया, ये इसका शेप हो गया चेंज, और जब शेप चेंज हो गया तो इसी को कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन रीजनल लेंथ। ये देखो ये लिख रखा है मैंने, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हाँ भाई, बेसिकली इट हैज नो यूनिट्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यदि पहले का यूनिट भी मीटर में था और नीचे भी यूनिट मीटर में है तो कोई यूनिट नहीं होंगे इसके। स्ट्रेन क्या होता है, जब फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का डायमेंशन चेंज होता है, तो जो डायमेंशन चेंज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायमेंशन कहलाता है स्ट्रेन। और जस्ट लाइक different types of stress, it is also different type of strain.
टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जिसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। वैसे फिर भी मैं सब कुछ बता देता हूँ एक बार आपको ताकि क्लियर हो जाए। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है, ये देखो ऑब्जेक्ट का पहले का लेंथ है एल और बाद में लेंथ क्या हो गया इलोंगेट होने के बाद, ये पहले एल था, जब फोर्स लगाया ये हो गया एल प्लस डेल्टा एल, यानी कि अब स्ट्रेन, स्ट्रेन को इजी डिनोट करते हैं तो इसलिए क्या होगा एल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ एल प्लस डेल्टा एल नहीं हुआ है, बस डेल्टा एल हुआ है। ओरिजिनल लेंथ क्या था एल था, डेल्टा एल अपन में एल, ये कहलाता है स्ट्रेन। अब कंप्रेसिव स्ट्रेन तो वो भी डेल्टा एल अपन में एल। शियर स्ट्रेन की बात करें तो क्या होता है शियर स्ट्रेन की, ये ऑब्जेक्ट ठीक है भैया, ये लगाया हमने फोर्स यहाँ से और ये जो है ये बॉडी अब ऐसा हो गया है, ये देखो ये ऐसा हो गया पहले से पहले के कंपेयर में, तो ये कुछ एंगल से चेंज हुआ है इसका से कुछ एंगल से, ये होता है tan फाई, tan फाई वो कहलाता है शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन कहलाता है tan फाई। यहाँ पर मैं इस अगर फिगर की बात करूँ, मैं ये देखो फिगर की अगर यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं tan फाई यानी कि क्या होगा, पहले तो ये ए बी था अब हो गया बी बी वन, यानी कि बी बी वन अपॉन में बी सी, ये कहलाता है tan फाई, यानी कि कितने एंगल से वो शेप चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, कितने एंगल से, वो कहलाता है शियर स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बात कर रहा था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखो EV इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। हाँ जब हम फोर्स लगाते हैं ना तो बस लेंथ या विड्थ चेंज नहीं होता है, यदि ऑब्जेक्ट का पूरा पूरा वॉल्यूम भी तो चेंज होता है भाई, यदि हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो वो कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो क्या है कि ये ऑब्जेक्ट, ये देखो ये क्यूब है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, टोटल इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गया है विथ डेल्टा वी। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था वी था, तो ई बराबर क्या होगा डेल्टा वी ओपन वी। यहाँ पे मैंने लिखा है अलग से लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, जब हम एक्साइल टेंसाइल लोड या कंप्रेसिव लोड की बात करें तो वहाँ पे एक्साइल डिफॉर्मेशन होता है बॉडी का, और ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या फिर प्राइमरी स्ट्रेन। यानी कि जब हम बस हम टेंसाइल लोड की बात करते हैं तब इस केस में जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल या प्राइमरी स्ट्रेन टेंसाइल लोड के कारण। ये है ऑब्जेक्ट टेंसाइल लोड, बस टेंसाइल लोड तो कहलाएगा ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या प्राइमरी स्ट्रेन, इसी को प्राइमरी स्ट्रेन भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना कभी, क्लियर कर लेना माइंड में। हाँ और हम बात कर रहे थे लेटरल स्ट्रेन या सेकेंडरी स्ट्रेन की बात करते हैं, तो क्या होता है कि जब एक सिर्फ ऑब्जेक्ट है और ये देखो ये ऑब्जेक्ट है ठीक है, और अगर जब फोर्स लगाते हैं तुम ये बताओ लेंथ चेंज होगा उसके साथ साथ इसका वेट चेंज नहीं होगा क्या, ये एक नया बॉडी जब बनेगा, सॉरी हाँ, जब ये एक नया बॉडी बनेगा इसका वेट्स भी तो चेंज हो जाएगा ना, तो जब एक फोर्स के कारण बस एक डायरेक्शन में चेंज ना हो दूसरे भी डायमेंशन चेंज होते हैं तो दूसरे डायमेंशन का जो स्ट्रेन होता है वो कहलाता है लेटरल स्ट्रेन या सेकेंडरी स्ट्रेन। ठीक है, ये फिर से मैं समझा दे रहा हूँ एक बार अच्छे से, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है और मैं ऐसे फोर्स लगा दिया, ये फोर्स लगाया क्या हुआ, ये हो गया, ये बन गया ऑब्जेक्ट, फोर्स लगाने के बाद की बात है, ये देखो अब क्या हुआ कि पहले के जो लेंथ थे वो भी चेंज हुए हैं, पहले के जो विड्थ थे वो भी चेंज हुए हैं, डेल्टा बी माइनस बी, सॉरी बी माइनस डेल्टा बी, क्या मतलब ये विड्थ जो है वो भी चेंज हुआ है, ये कहलाता है सेकेंडरी स्ट्रेन। यहाँ पे देखो काफ़ी बढ़िया से डायग्राम में समझाया गया है, ये होते हैं लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यहाँ पे देख लो अच्छे से क्या है, ये तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया तुम्हारा और ये हो गया लेटरल स्ट्रेन। हाँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइजन्स रेशियो, मैं बात कर रहा था
पॉइजन रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड एज पॉइजन रेशियो एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू, या फिर 1/m से भी इसको डिनोट करते हैं कभी कभी। 1/m से बहुत सारे बुक में ऐसे लिखा होता है। यानी कि क्या है, म्यू बराबर लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो देखो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल स्ट्रेन क्या होता था, ये डेल्टा बी बाई बी, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता था, डेल्टा एल बाई एल। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्या है, ये एल अपॉन डेल्टा एल, ये जो टेंस, ये जो लॉन्गिट्यूड, ये जो टेंसाइल लोड के कारण हो रहा है, और ये जो सेकेंडरी खुद ही अपने आप चेंज हो रहा है, ये होता है पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो को हम कभी कभी म्यू से डिनोट करते हैं, कभी कभी 1/m से। 1/m इज इक्वल्स टू डेल्टा बी अपॉन में बी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन में एल, यानी कि लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, चलो हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत जगह पूछा जाता है, आपके पेपर में पूछा ही जाएगा इसके बारे में, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ कहता है कि अगर जो कोई भी बॉडी जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा होगा एंड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। कहने का मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा, जितना कम स्ट्रेस डेवलप होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा। यानी कि हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना स्ट्रेन होगा, क्योंकि उतना स्ट्रेस होगा। बट एक कंडीशन है, क्या? विद इन इलास्टिक लिमिट, सॉरी, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? तुम मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको तुम ऐसे खींच रहे हो, दोनों तरफ से। एक टाइम तक तो ठीक है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब वो क्रैक हो जाएगा, और टूट जाएगा। तो ये ना हो, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन ना आए, यानी कि वो पॉइंट जहाँ से बॉडी वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, वो कहते हैं इलास्टिक लिमिट। वहाँ तक इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट होता है जहाँ तक स्ट्रेस लगाने के बाद ऑब्जेक्ट को जब हम छोड़ेंगे तो वापस से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। क्या होगा? ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। हुक्स लॉ की यही बात है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, हुक्स लॉ की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट विदिन इट्स इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेवलप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन डेवलप ऑन द बॉडी। स्ट्रेस अल्फा, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। हाँ, एक कांस्टेंट आता है, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और यही कांस्टेंट कहलाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहलाता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या होता है मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी? बताता हूँ मैं अभी। मैं बताता हूँ मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। देखो भाई, ये रहा सिग्मा, ऐसे यहाँ से समझो, ऐसे ग्राफ से समझो। ये तुम्हारा स्ट्रेस है और ये तुम्हारा स्ट्रेन बताया जा रहा है यहाँ पर में, ठीक है। तो जो एक ऑब्जेक्ट है ना, वो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, सॉरी वन सेकेंड, ये देखो, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये है तुम्हारा सिग्मा और ये है तुम्हारा ई, यानी स्ट्रेन। तो ये एक लिमिट है, इसके बाद क्या होगा कि परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इसके अंदर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू ई, ये है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई। और सिग्मा क्या स्ट्रेस है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या स्ट्रेन जिसका नो यूनिट है,
कोई यूनिट नहीं होता, यानी कि मॉड्यूलर इलास्टिसिटी का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ओके, थैंक यू दोस्त, मैंने हुक्स लॉ तक आपको समझा दिया है। मैं अपने अगले वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि हुक्स लॉ के आगे बहुत सारे मॉड्यूलस हैं, यंग मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैं इन सब के बारे में, और मैं एक डेरिवेशन करवाऊंगा। जो डेरिवेशन होगा आपका ये E इक्वल्स टू 2C 1 प्लस म्यू, और मैं एक और डेरिवेशन कराऊंगा, वो होगा E इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ये दोनों डेरिवेशन मैं आपको अपने अगले वीडियो में करवाऊंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।